10⁻⁵ सेंटीमीटर। पहला कंक्लूजन है मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। एटम का बहुत सारा हिस्सा खाली है जिस कारण से ये अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गया। दूसरा है देयर मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है जिसको कि न्यूक्लियस कहेंगे। इसलिए ये बात वो बताए रदरफोर्ड कि जब ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के करीब जाता था तो ये रिपेल हो जाता था, तो बोल दिए कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है। थर्ड पॉइंट वो ये बताया कि जो एटम का मास है पूरा मास इस सेंटर में ही कंसंट्रेटेड है। ये इतना भारी है कि अगर कोई अल्फा पार्टिकल इससे टकरा भी जाए तो उसको सीधे लौटना पड़ेगा। तो यही लिखा हुआ है होल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन इट्स सेंटर। उसके बाद बताया कि न्यूक्लियस जो है वो 1 लाख टाइम्स छोटा है एटम के साइज से। एटम का साइज है, अच्छा ये मीटर में होगा, एटम का साइज है 10⁻⁻10 मीटर और न्यूक्लियस का साइज है 10⁻⁵ मीटर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल में ये यूज होगा, एटम का साइज और न्यूक्लियस का साइज याद रखेंगे। एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर, न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁵ मीटर। इसको नोट कर ले। अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पे रदरफोर्ड ये जो एक्सपेरिमेंट किए उस एक्सपेरिमेंट के आधार पे रदरफोर्ड अपना एटॉमिक मॉडल दिए। लिखेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड साहब बताया कि एटम स्फेरिकल है, उसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ गोल ऑर्बिट है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। बात समझिए, रदरफोर्ड साहब बताया कि एटम स्फेरिकल है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, चारों तरफ गोल ऑर्बिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते रहता है। ये रदरफोर्ड का ऐसा सिंपल सा मॉडल था। पहले तो ये रदरफोर्ड का मॉडल आपको वर्ड में लिख दे रहे हैं, ऐसा फिगर बना लेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटम इज spherical in shape, having positively charged central nucleus around which circular orbits are present, in which electron keep on revolving। इसको ये नोट कर लें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को। ये भी मॉडल जो रदरफोर्ड साहब भी ये जो मॉडल बताया ये भी फेल कर गया। अब ये किन कारणों से फेल किया इसके फेलियर पे अब आएंगे, पहले इसको नोट कर लें। रदरफोर्ड मॉडल का जब हम लोग फेलियर पढ़ेंगे तो उसमें एक क्लास 12 के टॉपिक का जरूरत पड़ेगा, वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी। ये थ्योरी आपको क्लास 12 के फिजिक्स में पढ़ना है, लेकिन अगर आप वो थ्योरी का कुछ हिस्सा अगर आप यहाँ जानते हुए नहीं रहिएगा तो आपको फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उतना समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए पहले वो इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी क्या है वो थोड़ा सा पहले आपको यहाँ समझा दे रहे हैं, तब आपको रदरफोर्ड मॉडल का फेलियर बताते हैं। तो कॉपी पे पहले नोट कर लीजिएगा इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी, बगल में ये लिख लीजिएगा कि ये क्लास 12 का है और वो भी फिजिक्स का है। देखिए इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी में तीन बात आपको जानना है।
3 पॉइंट जान जाइएगा, उसके बाद फिर आप जब इसका फेलियर अभी आपको पढ़ाएंगे रदरफोर्ड मॉडल का, तो उसको समझने में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगा। सबसे पहला बात तो ये कि अगर कोई चार्ज है, कोई भी चार्ज पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कोई चार्ज है, अगर चार्ज रेस्ट में है, तो जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसके चारों तरफ एक एरिया डेवलप कर जाता है। वो एरिया, जिस एरिया में अगर कोई दूसरा चार्ज इंटर करे तो उसके ऊपर फोर्स लगे। अगर सिमिलर चार्ज इंटर करे तो रिपल्सिव फोर्स लगे, और अगर डिसिमिलर चार्ज अगर इंटर करे तो उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगे। तो उस एरिया को, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो पहला बात ये कि चार्ज अगर कोई रेस्ट में होगा तो उसके पास एक प्रकार का फील्ड होगा, उस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। लिखेंगे when a charge is at rest, then it has its own इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज रेस्ट में हो तो उसके पास उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे अगर ये चार्ज रेस्ट में है तो इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एक पॉइंट हो गया। चार्ज जब रेस्ट में होगा तो उसके पास कौन सा फील्ड होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड पॉइंट, व्हेन चार्ज इज इन मोशन, अगर चार्ज मोशन में है तो यहां पे दो केस है। मोशन में दो केस है। पहला केस, मोशन कैसा? ऐसा कि एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो कहने का मतलब कि वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, एक वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा है, वेलोसिटी में अंतर नहीं आ रहा है। और दूसरा केस वो कि चार्ज तो मूव कर रहा है लेकिन उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, मतलब उसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है। तो इन दोनों केस में चार्ज के पास क्या क्या होगा, अब ये बात अब हम लोग को जानना है। सबसे पहला बात बताएं कि अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो उसके पास केवल उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब दूसरा बात बता रहे हैं कि जब चार्ज मोशन में है तब क्या होगा। तो मोशन दो प्रकार का, एक्सेलरेशन जीरो वाला और एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तब। अगर मान लीजिए कि चार्ज है, चार्ज मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन उसके पास जीरो है, तो उस केस में चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और चार्ज के पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। बात सुन लीजिए, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है इस तरीके से कि एक्सेलरेशन जीरो है तो चार्ज के पास दो दो फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट करते हैं। तो चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसके परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगते रहेगा। ये बताएं कि ऐसा कब होगा? जब चार्ज मोशन में होगा और इस तरीके से मोशन में होगा कि एक्सेलरेशन जीरो है। अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चार्ज मूव नहीं कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा है, तो यहां पे चार्ज के पास तीन तीन चीज होगा। एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा होगा मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा होगा रेडिएंट एनर्जी। तीसरा होगा रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी कहने का मतलब कि वो एनर्जी रिलीज भी करेगा। बात सुन लीजिए, अगर कोई चार्ज इस तरीके से मूव कर रहा है कि चार्ज के मूवमेंट में एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन है, तो चार्ज के पास तीन तीन चीज होगा। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होगा और तीसरा वो चार्ज जो है वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो पहले इतना नोट कर लीजिए। अब ये जो आप इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी पढ़े
उससे रिलेटेड आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एटम है, सेंटर में न्यूक्लियस हो गया, चारों तरफ गोल ऑर्बिट हो गया, इसको आप गोल मान लेंगे। सेंटर में न्यूक्लियस हो गया, चारों तरफ गोल ऑर्बिट हो गया। इस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहा है तो आप ये सोच के बताइए कि इलेक्ट्रॉन अगर गोल 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 घूमते रहेगा तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? इलेक्ट्रॉन का स्पीड सेम है, इलेक्ट्रॉन का स्पीड बदल नहीं सकता है, जिस स्पीड से ये घूम रहा है उसी स्पीड से घूमते रहेगा। अब आपको ये बताना है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसलिए है कि अगर वेलोसिटी को आप देखिए तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। उसमें दो चीज होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रहा है, मान लीजिएगा एक स्पीड से घूम रहा है, वेलोसिटी नहीं, अगर एक स्पीड से अगर घूम रहा है तो स्पीड सेम है, इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन इसका लगातार बदल रहा है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसका डायरेक्शन देखना, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते आ गया, डायरेक्शन देखना है तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, तो ये इसका डायरेक्शन हो गया। यहाँ घूमते घूमते आ गया तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना होगा इस पॉइंट पे, तो ये इसका डायरेक्शन हो गया। तो डायरेक्शन इसका लगातार बदल रहा है और दोनों में अगर कोई भी चीज बदलेगा तो इसको कह देंगे कि हाँ इसमें चेंजिंग हो रहा है। तो यहाँ वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। दिमाग में ये रखिए कि कभी भी अगर कोई आपसे पूछ दे कि अगर कोई एटम में इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूमता है तो वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे, तो कहेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्यों नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसमें दोनों होगा। तो जब वो गोल गोल घूमेगा तो डायरेक्शन लगातार बदलेगा, तो डायरेक्शन के लगातार बदलने से कह देंगे कि वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है, मतलब कि ये मोशन एक्सेलरेशन वाला मोशन है। यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है ऐसा बात नहीं है, यहाँ पे एक्सेलरेशन इसका जीरो नहीं होगा, इसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा इलेक्ट्रॉन के पास। इसको भी नोट कर लीजिए पहले। अब हम लोग देखेंगे फेलियर ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल किन कारणों से फेल हुआ। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के फेल करने का मेनली दो कारण था। सबसे पहला, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी, पहले लिखेंगे उसके बाद फिर इसको समझाते हैं। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी, when a charged particle revolves around then it regularly loses energy and a time will come when it falls at center. When this theory is applied to Rutherford model, then it vanishes. बात समझिएगा क्या ये लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी के अनुसार
ये जो इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी आप पढ़े कि चार्ज रेस्ट में है तो उसके पास केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज मोशन में है, मोशन ऐसा कि उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, तो चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और अगर चार्ज इस तरीके से मोशन में है कि उसके पास एक्सेलरेशन है, तो चार्ज के पास तीन चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएंट एनर्जी, मतलब चार्ज एनर्जी भी रिलीज करेगा। तो उसी थ्योरी के अनुसार कह रहा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूमेगा, रिवॉल्व करेगा, जैसे अगर ये चार्ज पार्टिकल है और ये चार्ज पार्टिकल अगर गोल गोल घूमेगा तो कहता है कि ये एनर्जी का लॉस करेगा। सिंपल सा बात है, चार्ज पार्टिकल अगर गोल गोल घूमेगा तब तो उसके पास एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो वो तो एनर्जी लॉस करेगा, एनर्जी लॉस करेगा तो उसका गोलाई धीरे 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 छोटा होते चला जाएगा, एक समय आएगा कि वो चार्ज सेंटर में गिर जाए। ऐसा इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी कहता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करेगा राउंड तो वो रेगुलरली लूज करेगा एनर्जी, और एक समय आएगा कि जब वो गिर जाएगा सेंटर में। तो कहता है कि अगर इस थ्योरी को रदरफोर्ड के मॉडल में लगा दें तो वो तो वैनिश्ड हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल में तो है कि एटम स्फेरिकल है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, चारों तरफ गोल ऑर्बिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर गोल गोल घूमेगा तो वो तो चार्ज पार्टिकल है, गोल गोल घूमेगा तो उसको तो एनर्जी लॉस करना चाहिए, सेंटर में गिर जाना चाहिए। तो इस बात का जवाब रदरफोर्ड साहब नहीं दे पाए कि उनका इलेक्ट्रॉन सेंटर में क्यों नहीं गिरता है। तो ये पहला कारण हुआ रदरफोर्ड के मॉडल के फेल करने का। और दूसरा एक आसान सा कारण ये है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स number of electrons in a different orbit was not fixed by Rutherford। रदरफोर्ड साहब ये तो बताएं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल ऑर्बिट है, लेकिन उनसे पूछा गया कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है तो इसका वो जानकारी नहीं दिए। तो ये दूसरा कारण हुआ रदरफोर्ड के मॉडल के फेल करने का। तो हम लोग अभी दो मॉडल पढ़े, एक पढ़े थॉमसन का मॉडल और एक पढ़े रदरफोर्ड का मॉडल। नोट कर लीजिए।